तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्यूरियो लैब्स पर। स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है विज्ञान का, हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। पार्ट 2 मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए पार्ट 2 के अंदर क्या है, हमने जो पिछली बार हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने यहाँ तक पूरा पढ़ दिया था कि ये किस तरीके से अगर हमारे पास आसपास जो वहां पर जो बच्चे गए थे घूमने के लिए, उस वहां पर क्या क्या चीजें उन्होंने देखी, तो घास, तुलसी, गुड़हल, और ये इनके बारे में हमने जानकारी भी ली कि ये किस तरीके के पौधे होते हैं, इनका जो तना होता है कोमल, कठोर, ये सारा हमने पढ़ दिया था। तो आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं, सैर के समय देखे गए, ये यहां से हमने शुरू करना है। देखिए स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर तो लिखा है, अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुमानों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनानी है। अब ये कह रहा है कि अपने आसपास जो भी आपने जानवर देखे हैं उन जानवरों की आपने सूची बनानी है कि ये जानवर आपने कौन कौन से देखे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जानवर आपने देखे होंगे। इसमें देखते हैं, यहां पर जैसे आपको दिखा रखा है कौवा। अच्छा, कौवा कहां पे रहता है? आज जैसे आप सभी को पता है वृक्ष पे रहता है। क्या खाता है? कीट खाता है। गति कैसे करता है? उड़ता है और चलता है। और उसकी कोई और विशेषताएं? ये विशेषता है कि चोंच में टहनी लिए हुए यहां पर इसकी जो है वो रहता है, लगभग ऐसे रहता है वो। ठीक है। अब है चींटी, नया है चींटी भी हम आसपास देखते हैं। तो चींटी क्या है? अब इसके रहने का स्थान कहाँ है? मिट्टी व बिलों के अंदर रहती है ये चींटियां। और भोजन क्या करती है? पत्तियां और बीज और कीटों को ये खाती है। और गति का प्रकार कैसे गति करती है? ये चलती है ये। ठीक है। और इसके कोई और विशेषता है? इसके अंदर छह इसके मतलब सेक्शन, पाद का मतलब होता है पैर। इसके छह इसके पैर होते हैं, देखा होगा आपने चींटी को। ठीक है। तो यहां पर गाय है। अब बताओ गाय कहां रहती है? गाय तो हमारे आसपास घरों में रहती है। ठीक है। और उसके बाद क्या खाती है ये? यह घास, पत्तियां, ये सब खाती है। गति कैसे करती है? वो चलती है अपने, उसके पास पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और कोई विशेषता है? और कोई विशेषता ये है कि गाय हमें दूध देती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। और कोई अन्य जो भी हमने आसपास कोई भी अगर हम जीव जंतु देख रहे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, और भी अलग अलग कोई चीज अगर हम देख रहे हैं, कोई जानवर देख रहे हैं, घोड़ा, है ना, तो उनका हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आगे तालिका में जो हमने यहाँ पे सारणी दे रखी है उनमें लिखा है कि आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उसमें क्या समानता है और क्या भिन्नताएं हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे कौवा है, यहाँ पे चींटी है, इनमें क्या समानताएं हैं? समानता इसमें क्या है? चींटी, देखो कौवा भी चलता है और चींटी भी चलती है, लेकिन समानता क्या नहीं है? देखो कौवा तो उड़ सकता है लेकिन चींटी उड़ नहीं सकती है, इस तरीके से। अब गाय है। अब गाय क्या खाती है? गाय तो घास, पत्तियां वगैरह खाती है, लेकिन जो कौवा है, कौवा तो कीट खाता है ना। अब इन दोनों के अंदर भी एक समानता है। क्या समानता है? देखो कौवा भी कीट खाता है और चींटी भी हमारे यहाँ पर कीट खाती है। यानी कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हो सकते हैं, जो हो सकता है कि जो खाना वो एक दूसरे के साथ जो साझा करते हैं वो एक जैसा खाना खाते होंगे, लेकिन जो उनके चलने का तरीका है और उनका रहने का तरीका है, रहने का जो स्थान है, वो हो सकता है अलग अलग हो। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जब हम कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं तो पक्षी कहां पे रहते हैं? वृक्षों पे रहते हैं। तो मछलियां जल में रहती है। मेंढक कहां रहते हैं? कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल पर भी रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, मेंढक होते हैं ना, ये मेंढक हमेशा उभयचर होते हैं। उभयचर कौन से जीव होते हैं? उभयचर का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल पे भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीवों को हम उभयचर कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे लिखा है कि जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी और गति के प्रकारों में भी विविधता है। हाँ, बहुत सारे जो आपने देखा होगा कि जैसे कि हिरण है, हिरण बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी और जानवर की, जैसे कुत्ते की बात करूं, तो कुत्ता और हिरण दोनों का मुकाबला नहीं है। कुत्ता दौड़ता है लेकिन ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है, लेकिन हिरण बहुत तेज दौड़ता है। अब शेर भी तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन एक जैसे अगर मैं बात करूं कोई और जानवर की, जैसे चींटी है, अब चींटी अगर दौड़ लेगी तो कितना तेज दौड़ेगी? नहीं, ज्यादा नहीं दौड़ पाएगी। इसका मतलब दोनों की गति के अंदर भी हमारे पास अलग अलग विविधता है, अलग अलग स्पीड होती है सबकी। तो आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्रों को हमने नोटबुक के अंदर बनाना है और नोट करना है कि चीजें उनके अंदर क्या क्या
है, अलग अलग है, और कैसे अलग अलग उनके अंदर विशेषताएं हैं, क्या उनके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उनको भी हमने नोटबुक के अंदर बनाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप चाहो तो अपनी जो ड्राइंग बुक है उसके अंदर इसको बना सकते हो। किस किस के आप डायग्राम बनाना है, आप फूल पत्ती का, इनका ये वाला जो डायग्राम है आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं और इनके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है। चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पहुंच गए हैं। तो ये देखिए पेज क्या कहता है, लिखा है विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का हमें अवलोकन करना है, कि जैसे कि आप घर से स्कूल आते हो, स्कूल से जब घर जाते हो, हमें आसपास देखते रहना है। तो और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को भी देखने की हमें इच्छा होनी चाहिए, और ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम हमें जोड़ना है जो जिससे अपने तालिका 2.1 और 2.2 में सूची नहीं किया है। यानी कि आप जब आप आसपास जा रहे होते हो तो आपने क्या करना है, वहां पे अवलोकन करना है उनका, कि देखो ये तालिका के अंदर जो हमने सारणी बनाई है उस सारणी के अंदर ये वाला जानवर मैंने नहीं मैंने उसमें लिखा था, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे लिखूं और इसकी विशेषता लिखूं कि मैंने उसमें क्या देखा है। तो ये हमारा कुछ एक्टिविटी, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 2 जो कि कुछ सीखने के लिए हमारे पास एक्टिविटी है ही है। एक्टिविटी 2.2 क्या कह रही है, 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए सारे बच्चे, आंखें बंद करके, और एक पौधे और एक जंतु के विषय में सोचना है। पहले एक पौधे के बारे में सोचना है, फिर एक जंतु के बारे में सोचना है। ठीक है, और जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है उसको जिनका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा आपने उसको सोचना है। ठीक है, सोचने के बाद फिर क्या करना है, फिर आपने जब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र आपने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे बनाना है, या फिर आपने जो कि ड्राइंग बुक होती है, ड्राइंग बुक के अंदर भी आपने इनका चित्र बनाना है कि मैंने ये वाला इस तरीके से सीखा। ये देखो यहाँ पर एक चित्र भी बना रखा है, देखो ये बच्चे अलग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन बच्चों ने देखो क्या किया है, किसी बच्चे ने ये क्रिसमस ट्री यहाँ पे सोचा था, किसी ने कछुआ सोचा है, किसी ने बिल्ली है ना, किसी ने मोर, किसी ने ये वाला पेड़, किसी ने गुलाब, किसी ने तोता। यहाँ पर अलग अलग तरीके के बच्चों ने यहाँ पर चीजें सोची है। तो आपने भी इस तरीके से सोचना है और कोशिश करना है इनको बनाने की, अपने व्हाइट बोर्ड पे, जो आपका ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है उस पर बनाने की आपने कोशिश करनी है, या फिर आप चाहो तो इनको अपनी ड्राइंग बुक के अंदर भी बना सकते हो। ठीक है, अब लिखा है कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा शाम पट पर, ये वही बात है ना, अलग अलग पौधों के और उनके हमें जंतुओं के चित्र बनाने हैं। तो आपने ये बताना है कि बताओ कौन कौन से चित्र है। तो मैंने आपको जैसे बता दिया है, तोता वगैरह ये सारे, ये घास है, ये सांप है, आपको साफ स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, यहां देखिए क्या लिखा है, अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं क्या। अब आप सोचो, क्या हमारे आसपास सिर्फ इतने ही जीव जंतु है क्या? नहीं, बहुत सारे जीव जंतु है। क्या आप उनको सोच सकते हो? बिल्कुल सोच सकते हैं हम। हमारे पास देखो, सोचो कि एक बहुत बड़ा सारा हाथी है। हमने हो सकता है हमारे एरिया में नहीं होता हो, लेकिन हाथी तो होता है ना। क्या ऐसा जीव भी होता है क्या जो चलने के साथ उड़ भी सकता है? हाँ, ऐसा भी है। क्या ऐसा भी बहुत बड़ा जीव देखा है आपने जिसका अंडा बहुत बड़ा हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा बड़ा सारा जीव देखा है जो अंडे भी ना देता हो? हाँ, ऐसा भी जीव जंतु है। यानी कि हम बहुत सारे जीव जंतुओं को सोच सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें यह सिद्ध होता है कि देखिए हमारे आसपास कितनी ज्यादा जैव विविधता है, इसके बारे में हमें ये जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है किसी क्षेत्र के जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पत्तियों और पक्षियों और जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। और क्या आप ऐसे कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जिसका पता लगता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं? हम बिल्कुल सोच सकते हैं। आप देखिए, सोचो, एक बात सोचो आप कि एक शाकाहारी जीव है, जो कि सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर है ना, पेड़ पौधों पर निर्भर है। अब वो क्या करेगा, उसको शाकाहारी को क्या करना है, उसको घास खाना है। जैसे हिरन को घास खाना है। जब घास खाने के लिए वो पेड़ पौधों की तरफ जाएगा, अब वहां पर अगर वहां पे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या वो घास को खा पाएगा, यानी पेड़ पौधों की पत्तियों को वो खा पाएगा? बिल्कुल नहीं खा पाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जंतु हमारे जो है पेड़ों के ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन क्या
क्या ये जो पेड़ पौधे होते हैं क्या ये जंतु पर भी निर्भर होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अब तुमने देखा होगा कि तितलियां देखी होगी आपने। अब तितलियां क्या करती है भी, कभी एक फूल पे बैठ जाती है, उसका रस चूसती है, फिर दूसरे पेड़ पे चली जाती है और उसके फूलों के जो रस है उसको चूसती है। अब वो पता है जब वो चूसती है तो उस टाइम वहां पर वह एक और प्रक्रिया को भी वहां पे संपन्न करती है, जिसको कहते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो परागकण होते हैं, अभी परागकण क्या होते हैं ये भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज डिस्कस करते जाएंगे। हमारे पौधे के अंदर मेल भाग होता है और फीमेल भाग, दोनों भाग होते हैं। उनके अंदर जैसे पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, ये सारे भाग होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन का जो काम है वो भी हमारा तितलियां के द्वारा या फिर कीट पक्षियों के द्वारा ही होता है। अगर मान लो आपने देखा होगा कि अब जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, क्या आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि इतने सारे पेड़ किसने लगाए होंगे? कौन इतना फ्री बैठा है कि इतने सारे पेड़ लगा रहा है? जंगल में इतने सारे पेड़ किसने लगाए होंगे? बेटा जंगल में पेड़ कोई नहीं लगाता है, जंगल में पेड़ अपने आप उग जाते हैं। वो कैसे? वो उगते हैं जीव जंतुओं की सहायता से। जीव जंतु जो उनके बीज खाते हैं वो बीजों को इधर उधर छुपा देते हैं, इधर उधर वो गिरा देते हैं, और जब मिट्टी में जब वो बीज गिर जाते हैं वहां से एक पौधा नया उगकर तैयार हो जाता है ना। इस तरीके से बहुत सारे पौधे उग जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? हाँ, तो ये हमने पढ़ दिया है। तो आगे लिखा है 2.2 में देखो क्या लिखा है, पौधों और जंतुओं के समूह हमें कैसे बनाने हैं। आप अपने नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने के लिए आपको बस्ते को ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? बेटा देखो, ये यहाँ पर आपको एक चीज और सिखा रहे हैं। आपको ये सिखा रहे हैं कि आपका जो बस्ता होता है, जो आप अपने अंदर किताबें वगैरह लेके आते हो बैग के अंदर, आपने उसको भी व्यवस्थित करना है। कौन सी किताबें ये हमें चाहिए, कौन सी किताबें नहीं चाहिए, आज कौन सी किताबें पढ़ाई जाएगी, कौन से सब्जेक्ट के टीचर आज हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपने बैग को तैयार करके लेके आना होता है। ठीक है, तो ये भी हमें इसके अंदर भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब हम चीजों को व्यवस्थित करेंगे, एक दूसरे के साथ तालिका बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आगे लिखा है, आइए हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि नजर डालते हैं और हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु को भी देखेंगे, और जिनके विषय में हमने भाग 2.1 के अंदर, 2.1 कौन सी है? ये वाली जो अभी हमने लिखी थी, ये 2.1, ये देखो, इनके ऊपर नजर डालेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। अपनी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें हमें समूह बनाना है। तो ये भी आप एक्टिविटी है कर सकते हो। आपने अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में जानना है और सीखना है और अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप क्या कह रहा है? विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का चित्र बनाना है और अपनी पुरानी पत्रिकाओं, कोई समाचार पत्र है, चार्ट है और अन्य स्रोत है, उनके चित्र हमें उनके भी चित्र काट सकते हो और उनको चित्र को काट कर आपने अपने नोटबुक के अंदर चिपकाना है। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपनी कक्षा को 5वीं या 6वीं विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांट लेना है और समूह के साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड को इकट्ठा करना है और अपने अपने जो दर्शाए गए सभी चित्रों और जंतुओं को विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करना है। यानी कि हमें क्या करना है, आसपास जितने भी जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं उनका हमें फोटो बनानी है और फोटो बनाकर उन्हें व्यवस्थित करना है। देखो, ये अलग तरीके के पौधे हैं, ये अलग तरीके के पौधे हैं, ये अलग तरीके के जीव जंतु है, ये चलने वाले हैं, ये उड़ने वाले हैं, है ना, ये रेंगने वाले हैं, इस तरीके के, ये वाले फूल वाले पौधे हैं, ये झाड़ी वाले पौधे हैं। इस तरीके से उनको अलग अलग करके हमें लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर सकते हो। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, आप यह देखकर आश्चर्य यानी हैरान हो जाओगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? विभिन्न विद्यार्थियों के समूह में बनाने के लिए भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया गया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई के समूह के आधार पर चुना है, जबकि हो सकता है कि किसी अन्य ने पौधों के समूह के बनाए गए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर चुना हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमें जो ये डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को हमें इस तरीके से बनाना है कि कोई इसको झाड़ियों वाले पौधे, कोई बिना फल वाले, कोई फूल वाले, कोई लंबे पौधे, कोई छोटे पौधे, है ना, इस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है।
तो देखिए ये आपको कुछ आपको दिखा रखा है कि आप इनको इस तरीके से भी अलग अलग कर सकते हो कि फूल वाले पौधे अलग कर दो, कठोर और जिनका जो तना है कोमल है या हार्ड है, कठोर है, उनको आप अलग कर सकते हो। खान पान वाले जो हमें फल देते हैं वगैरह उनको अलग कर सकते हो। और ये पौधे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं या फिर कोई जीव जंतु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उनका आप अलग अलग से विश्लेषण कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संभवतः ऐसे विभिन्न जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हमने अनेक समूह बनाए हैं कि वो कहाँ क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं, कैसे चलते हैं। तो इसका समूह बनाने का हमारा क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है ना। और आप समूह बनाने के महत्व के विषय के अध्याय में हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे, यानी कि हमारे ये जो अगला वाला पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी सामग्री है उसको हमने कैसे व्यवस्थित रखना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। तो ये आपके अंदर जो अभी आपको ये चीजें समझा रहे हैं, इसका मेन मोटिव हमारा यही होता है कि देखो हमारे आसपास का जो संसार है कितना खूबसूरत है, कैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हमारे पास पाए जाते हैं। तो हम अगर उनको इकट्ठा कर उनके पौधों को और उनके जो अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनको इकट्ठा करके उनकी फोटो को हम अलग करें तो हो सकता है हम उनको अलग अलग वर्गीकरण उनका कर सकें कि ये वाले देखो पौधे अलग तरीके के हैं, ये वाले जीव जंतु अलग तरीके के हैं। तो हो सकता है हमें उनको पहचानने में ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे यहीं से थोड़ा आगे स्टार्ट कर देंगे पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।